नीतीश कुमार की बात उनके पार्टी के नेता ही नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार की बात को बिहार की जनता आखिर क्यों सीरियसली लेगी? ये एक बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा है। दरअसल गोपालगंज में 2 दिन पहले जदयू के महासचिव शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए हैं और कल न्यूज़ 18 की एक खबर के मुताबिक जदयू के एक विधायक बेलदौर से जो हैं, कोई विधायक हैं, उनके बेटे को शराब पीने के आरोप में या फिर यूं कहें कि शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी जिस कामयाबी का ढिंढोरा, मैं इसको ढिंढोरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस स्तर पे नीतीश कुमार शराबबंदी को कामयाब बता रहे हैं उस स्तर पर कहीं भी शराबबंदी कामयाब नज़र आ रही है। यानी कि नीतीश कुमार अपनी कामयाबी का जो ढिंढोरा पीटते हैं वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पार्टी के ही नेता शराबबंदी के बावजूद अगर शराब पीते हुए पकड़े जाएं और उसकी पुष्टि भी हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। खैर, आज एक और मौका है, संसद भवन के उद्घाटन का दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन कर लिया और उसके पहले परसों नीतीश कुमार जी का एक बयान आया था कि नई संसद भवन बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। दरअसल नीतीश कुमार कभी कभार विरोधियों के ऊपर हमला करते करते खुद के पीछे झांकना भूल जाते हैं। पटना में एक पहले से म्यूजियम था, उसके अलावा पटना में नीतीश कुमार ने एक म्यूजियम बनवाया। अब आज रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा, यानी जो चिराग पासवान के गुट वाली पार्टी है, उसने नीतीश कुमार से ये पूछ लिया कि जब बिहार जैसे गरीब राज्य के पास पैसों की कमी है और पहले से ही पटना में एक म्यूजियम था, तो फिर दूसरा म्यूजियम बनाने की क्या ज़रूरत थी। इस बात का जवाब नीतीश कुमार शायद नहीं दे पाएंगे। रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से ट्वीट किए गए ट्विटर पे जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें ये लिखा है कि नीतीश कुमार जी, दूसरों पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है, बात अपने पे कीजिए कि आपने बिहार को क्या दिया है। दरअसल जदयू के नेता संजय चौहान को शराब पीने के आरोप में गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालगंज के मीरगंज थाने में गिरफ्तारी उनकी की गई थी। अब देखिए कि जो ये संजय चौहान थे, ये पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी महासचिव हैं। महासचिव देखिए, जो ये चौहान कास्ट होता है, ये दरअसल ये महतो भी टाइटल लिखते हैं गोपालगंज और सारण के इलाके में, ये नोनिया समुदाय से आते हैं। अब ये क्या हुआ कि जब इनको गिरफ्तार किया गया, नीतीश कुमार की पार्टी के महासचिव को शराब पीने के आरोप में जब गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने धौंस दिया कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा, तुम्हें देख लूंगा। देखिए, जनता का राज है, बकौल नीतीश कुमार जी के मुताबिक उनके नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं, तो उन्होंने धमकी क्या दी कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, तुम्हें देख लूंगा, मेरी सरकार है, ये वो फलना ढिमका। लेकिन पुलिस उनकी सारी दलीलों को साइड में करते हुए उनको पहले तो मेडिकल कराने के लिए ले गई। मेडिकल में ये पुष्टि हो गई कि इन्होंने शराब पिया था। तो नीतीश कुमार की जो ये शराबबंदी की जो नीति है, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जोर देते रहे हैं, दरअसल ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। मेरी नज़रिए में, नज़रिया अपना अलग अलग हो सकता है आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये लगे कि शायद ये सही है, लेकिन मेरे नज़रिए में पूरी तरीके से फ्लॉप है, क्योंकि शराब तो बिकती है बिहार में, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उस शराबबंदी के एवज में हर बिहारी को महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के एक तरीके से जुर्माना भरना पड़ रहा है। आज ही मैं नीतीश कुमार जी के पार्टी के कुछ लोग धरना दे रहे थे संसद भवन के उद्घाटन को लेके। धरना देना चाहिए, अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला हो रहा हो या फिर ऐसे कुछ हो रहा हो तो धरना जरूर देना चाहिए। आज धरना ये जरूर उनको देना चाहिए था कि राष्ट्रपति से नीतीश कुमार
की पार्टी उद्घाटन की मांग कर रही थी, राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे धरना पे बैठे लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए, बहुत महंगा हो गया है, तो शायद वो ये भूल गए कि बगल में जो यूपी है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लगभग 10 रुपये सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलता है बिहार के मुकाबले में। नीतीश कुमार जी की सरकार काहे नहीं कम कर देती है? दरअसल ये सीन जो है सारा ये ऐसे ही है कि महंगाई के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र पे हमला कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी टूट गई, किसने तुड़वाया सभी को पता है। वहाँ पे कोई तोड़फोड़ वाली पार्टी जदयू नज़र नहीं आएगी, या फिर उनके जो मास्टरमाइंड उसके पीछे जो थे वो नज़र नहीं आएंगे। बीजेपी तो भाई तोड़ती ही है। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। मैंने कभी बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दिया है। मैं कभी बीजेपी को ये नहीं कहता हूँ कि ये लोकतंत्र के पुरोधा हैं या फिर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक हैं। मैंने कभी नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा है कि बीजेपी एक दक्षिणपंथी पार्टी है, राइट विंग वाली पार्टी है, और वो एक आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती है, जिसकी आइडियोलॉजी ये है कि जिसमें बहुसंख्य जनता को, यानी कि मेजॉरिटी को अपने साथ रखना और उसको किसी भी तरीके से खुश रखना। तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी ये कह भी नहीं सकता हूँ कि बीजेपी लोकतंत्र को एकदम पूरी तरीके से मानने वाली पार्टी है। लेकिन यहाँ दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो पार्टियाँ लोकतंत्र के नाम पे एक परिवार को या फिर एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ा रही होती हैं, उनके बारे में फिर क्या कहा जाएगा? क्या उनको ये नहीं कह दिया जाएगा कि इसमें राजशाही है? आज एक वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी हैं, अनुरंजन झा जी हैं, ठीक है, अनुरंजन झा उनका नाम है। वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 20 साल तक टीवी मीडिया में उन्होंने काम किया है। इंडिया टीवी के साथ भी जुड़े रहे और भी तमाम मीडिया हाउसों में मैनेजमेंट उन्होंने देखा है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, आज ट्वीट किया गया था मनोज झा जो राजद के सांसद हैं उनकी तरफ से, कि राजशाही की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने जो सेंगोल जो लिया है, जो तमिलनाडु के ब्राह्मणों के द्वारा, जो संतों के द्वारा दिया गया है, ये राजशाही का प्रतीक है, तो राजशाही की तरफ देश जा रहा है। उस ट्वीट के जवाब में जो पत्रकार, जिन वरिष्ठ पत्रकार का मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने क्या ट्वीट किया कि राजशाही अगर ये है तो फिर जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसको फिर आप क्या कहेंगे? क्या वो राजशाही नहीं था? क्या वो लोकतंत्र के लिए स्थापित मानदंड गिना जाएगा? तो दरअसल देखिए, मैं बीजेपी को, मैंने पहले ही बताया कि मैं बीजेपी को कोई लोकतंत्र का पुरोधा या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी का चैंपियन नहीं मानता हूँ, लेकिन सही मायने में इंडिया के अंदर जो है ना, वो डायनेस्ट डेमोक्रेसी है। यानी क्या कि वंशवाद वाली लोकतंत्र, वंशवाद वाला लोकतंत्र, यानी कि एक नेता होगा, उसने पार्टी बनाई, फिर उसका बेटा उस पार्टी का अध्यक्ष होगा, उस पार्टी से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका बेटा बनेगा। तो फिर ये तो एक तरीके से वही राजतंत्र वाला ही सीन है। फर्क क्या है कि लोग चुन के भेज रहे हैं। दरअसल ये भी हो सकता है कि उस पार्टी के लिए जो जिस नेता ने उस पार्टी को बनाया होगा, उस जाति के वोटर्स ज़्यादा होंगे, इसकी भी वजह से वो चुनाव जीत रहे होंगे। तो ये भी विषय हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कहा जाता है कि अशोका द ग्रेट, जिन्होंने बौद्ध धर्म को इंडिया के मतलब अलग अलग कोनों में बड़े एकदम तरीके से प्रसारित किया था, तो वैसे ही हो सकता है कि किसी धर्म के लोग उन पार्टियों को समर्थन देते हों या किसी जाति के लोग समर्थन देते हों। इसकी वजह से वो पार्टियां राजतंत्र के ही ढर्रे पे आज भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जगह पे हैं ऐसी पार्टियां जिसमें एक बाप ने पार्टी बनाई, बेटा उसके बाद उस पार्टी का अध्यक्ष बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बननी भी चाहिए क्योंकि जनता का समर्थन उन्हें हासिल है। फिर वो व्यक्ति अगर कह दे कि ये लोकतंत्र है तो फिर मुझे लगता है कि ये शायद
कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं जी ये मतलब एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था टाइप का है। ये एक तरीके से राजशाही जो है, पहले राजा को चुन लेता था। फर्क ये है कि अब क्या है कि एक व्यक्ति पार्टी बनाएगा, फिर उसकी जाति की संख्या ज़्यादा होगी, फिर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा, फिर उसका बेटा भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा। घोषित राजा नहीं करेगा, घोषित उसकी जाति के लोग कर देंगे। फर्क इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। खैर ये वीडियो स्पेशल तौर पे था। नीतीश कुमार के जो नेता लोग हैं वो नीतीश कुमार का आखिर कहना क्यों नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार आखिर इसके लिए क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने इतना विकास किया है, इतना काम किया है, इतना हर एक चीज़ देखते हैं, तो आखिर नीतीश कुमार ये चीज़ कैसे भूल जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप की बात है। कहते हैं नीतीश कुमार कि हम तो एक चीज़ देखबे करते हैं, तो आखिर ये जो उनके पार्टी के महासचिव शराब पीने के बाद पकड़े गए हैं, या फिर उनकी पार्टी के विधायक का लड़का ये भी पकड़ा गया है, इस पे नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे। प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर रहेगा, हम जरूर एक बार देखेंगे कि नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं। वैसे संसद भवन नीतीश कुमार जी के लिए बेफजूल था, उसको बनवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन म्यूजियम जो पटना में बना है वो तो काफ़ी ज़रूरी था, जिसमें शायद मैंने कहीं पढ़ा था, अब मैं इस आंकड़े के लिए कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ, शायद 1100 करोड़ रुपए का कोई बता रहा था कि 1100 करोड़ के आसपास उस म्यूजियम को बनाने में खर्चा हुआ है। अब ये पता नहीं ये इसमें तथ्य कितना है, लेकिन आप लोग भी गूगल कीजिएगा, अगर सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ वो जो पटना में म्यूजियम नीतीश कुमार जी ने बनवाया है उसमें कितना खर्चा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय बिहार।